वेलकम टू ई इंजीनियरिंग। यह एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है जो आगे आने वाली वीडियो लेक्चर की जो सीरीज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। आखिर वेव इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं, वो वेव अगर डिफरेंट मीडियम में ट्रैवल करेगी तो उसका बिहेवियर कैसे कैसे चेंजेस आएगा। ये जो लेक्चर की जो सीरीज़ आने वाली है उसका ये इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर वेव इक्वेशन कैसे डिराइव होता है, मैक्सवेल्स के इक्वेशंस का कैसे कैलकुलेशन होता है जिससे हम वेव इक्वेशन डिराइव कर पाते हैं। जैसा कि ये पार्ट हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्सवेल्स के जो 4 इक्वेशंस हैं उसके आसपास ही घूमती रह जाती है। हेनरी हर्ट्ज जो साइंटिस्ट थे, जो पहले इंसान थे जिन्होंने ये खोजा था कि मैक्सवेल्स के इक्वेशन को सॉल्व करके हम ईएम वेव को जनरेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि आखिर मैक्सवेल्स का इक्वेशन को किस हिसाब से कैलकुलेशन करने के बाद हमें ईएम वेव का इक्वेशन मिलता है। तो हम देखते हैं कि मैक्सवेल्स के वो जो 4 इक्वेशंस थे वो कौन कौन से थे। मैक्सवेल्स के ये वही 4 इक्वेशन हैं जिनका हम हेल्प लेकर ईएम वेव का इक्वेशन हम डिराइव करेंगे। ईएम वेव के इक्वेशन को डिराइव करने के लिए एक वेक्टर की आइडेंटिटी की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। वो वेक्टर की आइडेंटिटी कौन सी है वो हम देख लेते हैं। तो जिस वेक्टर आइडेंटिटी की हमें वेव इक्वेशन जनरेट करने के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है वो इक्वेशन ये है। हमने इसे सिंप्लीफाई किया, जो हमें एक्चुअल में डेरिवेशन करते वक्त जो कैलकुलेशन में हेल्प करने वाला है, इस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। नाउ अब हम देखते हैं कि मैक्सवेल्स के इक्वेशन में ऐसा क्या मैनिपुलेशन करते हैं जिससे हमें वेव का इक्वेशन मिलता है। तो इक्वेशन नंबर 3 को लेते हैं। इक्वेशन 3 में टेकिंग कर्ल बोथ द साइड, कर्ल वेक्टर कैलकुलस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसे हम ईएमटी के पहले पार्ट वेक्टर एनालिसिस में पढ़ते हैं। तो हम वही कर्ल का यूज़ करके यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे। तो हम इक्वेशन नंबर 3 लेते हैं, टेकिंग कर्ल बोथ द साइड, एंड देखते हैं फिर आगे क्या होता है। तो लिखते हैं टेकिंग कर्ल बोथ द साइड, टेकिंग कर्ल both the side in इक्वेशन 3 में ले रहे हैं हम लोग इक्वेशन 3। तो हम देखते हैं कर लेंगे तो क्या होगा। सो कर लेने के बाद डेल क्रॉस ई माइनस ऑफ जे ओमेगा म्यू डेल क्रॉस एच। ओके, कर लेने के बाद हमारा जो इक्वेशन था 3rd नंबर इक्वेशन, वो कुछ ऐसा इक्वेशन बन गया। नाउ ये जो डेल क्रॉस ई, ये जो इक्वेशन का ये जो पार्ट है, हमने वेक्टर आइडेंटिटी में हमने ये देख रखा है कि डेल क्रॉस ई का वैल्यू क्या है। हम यही वैल्यू इसमें पुट करेंगे और देखते हैं क्या होता है। डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ जे ओमेगा म्यू डेल डॉट एच। ना इक्वेशन नंबर 1 में हमने देखा है कि डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पर डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। ना डेल क्रॉस एच फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, डेल क्रॉस एच का कुछ वैल्यू दिया हुआ, इस वैल्यू को इधर पुट करेंगे। और उसके अलावा एक चीज़ देख सकते हैं कि ये पार्ट अगर 0 हो गया तो इस साइड नेगेटिव पार्ट और इस साइड नेगेटिव पार्ट दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास एट द एंड आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ डेल क्रॉस एच क्या बचता है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन ई। ना यहाँ पर ये जो पार्ट है, स्पेशली ये जो पार्ट है,
इस पार्ट को हम लोग रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट से। उस कांस्टेंट को हम लोग गामा स्क्वायर लेते हैं, जिसमें गामा को प्रोपागेशन कांस्टेंट बोलते हैं, प्रोपागेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो हम इस टर्म को गामा स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं, सो हमें मिल रहा है डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू गामा स्क्वायर ई। इस टोटल टर्म को इस तरफ ले आते हैं तो हमें जो इक्वेशन मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार मिल रहा है, डेल ई इज इक्वल टू 0। और ये हमारा वेव का इक्वेशन है, हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। अगर हम चाहें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो आया है, इसे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के केस में अगर निकालना चाहें, उसके लिए हम क्या करेंगे? उस केस के लिए हम लोग मैक्सवेल्स का ये जो चौथा नंबर इक्वेशन है, इसमें टेकिंग कर बोथ द साइड करेंगे और सेम जो प्रोसेस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकाला, सेम मैग्नेटिक फील्ड के लिए निकालेंगे। तो हमें एक इक्वेशन जो मिलने वाला है वो कुछ इस प्रकार मिलने वाला है, डेल स्क्वायर एच माइनस ऑफ गामा एच इज इक्वल टू 0। ये जो फर्स्ट इक्वेशन जो आया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक वेव के केस में आएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड वेव के केस में आएगा ना। यहाँ पर एक नया टर्म जो हमने डिफाइन किया था गामा से, गामा प्रोपागेशन कांस्टेंट है और गामा की वैल्यू क्या है? गामा की वैल्यू गामा इज इक्वल टू रूट ओवर जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन है। ठीक है, इसमें हमने देख रखा है कि ये जो गामा या प्रोपागेशन कांस्टेंट है ये एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है और कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को हम लोग अल्फा प्लस जे बीटा के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा, जिसमें ये जो अल्फा है इसे हम अटेन्यूएशन कांस्टेंट बोलते हैं, अटेन्यूएशन कांस्टेंट। और ये जो बीटा है इसे हम फेज कांस्टेंट बोलते हैं, फेज कांस्टेंट। तो ये जो डिस्कशन था हमारा, जिसमें हमने देखा कि वेव का जो इक्वेशन हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन के रूप में जो हमें मिला है वो कुछ इस प्रकार है। अब हम ये देखेंगे कि इस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा और जनरल सॉल्यूशन का हेल्प लेकर हम फर्दर जो एक्चुअल वेव का जो रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन होता है उसे हम देखेंगे कैसे डिराइव करते हैं। उसमें हम ध्यान रखेंगे कि ये जो गामा है प्रोपागेशन कांस्टेंट, उसकी क्या वैल्यू है और अल्फ़ा क्या है एंड बीटा क्या है। अल्फ़ा और बीटा की जो एक्चुअल वैल्यू है वो अगले पार्ट में मैं बता दूंगा कि अल्फ़ा की क्या वैल्यू होती है एंड बीटा की क्या वैल्यू होती है। तो पिछले पार्ट में हमने देख लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वेव के बारे में जो इक्वेशन निकला था और मैग्नेटिक फील्ड के वेव के बारे में जो इक्वेशन निकला था वो क्या था। हमने ये भी देख लिया कि फेज कांस्टेंट क्या होता है और अल्फ़ा एटोन्यूएशन कांस्टेंट और बीटा फेज कांस्टेंट होता है। आखिर इसकी जो वैल्यू है वो मैं इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। अभी के लिए अभी हम कोशिश करते हैं कि आखिर वो जो वेव इक्वेशन अभी तक निकला था उसको एक्चुअल फॉर्म जो वेव का होता है वहाँ तक पहुँचाएँ। ओके, सो हमें जो वेव इक्वेशन मिला था वो लिख लेते हैं पहले, जिससे हम हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन के रूप में भी बोल सकते हैं। सो जो इक्वेशन आया था वो कुछ इस प्रकार था, डेल स्क्वायर ई माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर ई इज इक्वल टू 0। नाउ हम इस इक्वेशन को कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अगर हम कंसीडर करें कि जो हमारा वेव है वो जेड डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रहा है तो हम इसे कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर ई माइनस ऑफ गामा स्क्वायर ई इज इक्वल टू 0। नाउ ये एक हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह दिख रहा है और इसका कुछ जनरल सॉल्यूशन होगा। वो जो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा वो उसका डायरेक्टली हम आंसर देखते हैं कि उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो लिख देते हैं जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन आने वाला है वो क्या आने वाला है देख लेते हैं। इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो आएगा E इज इक्वल टू ई नॉट
टू द पावर प्लस ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ गामा जेड प्लस ई नॉट पावर माइनस ई रेज टू द पावर प्लस गामा जेड। ओके, सो ये जो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन निकला इस इक्वेशन का, उस इक्वेशन के दो पार्ट आए, जिसमें एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। अब ये जो दो पार्ट हैं ये दो अलग अलग चीज़ों को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं देखते हैं। तो इस जिस पार्ट में गामा के साथ लगा हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वेव है वो हमारा पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। और जिस गामा के साथ आगे में प्लस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो वेव है वो निगेटिव जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, निगेटिव जेड डायरेक्शन ना। जब भी हम जनरल केस लेंगे उसमें हम ये देखेंगे, या फिर जो भी क्वेश्चन हम बनाएंगे उसमें हम देखेंगे कि जो वेव है वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। तो आगे का जो भी फर्दर डेरिवेशन करेंगे वो हम इस पार्ट को लेकर करेंगे, जिसमें जो हमारा वेव है वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा। ठीक है, तो इस पार्ट को लेते हैं और आगे का फर्दर डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, सो E इज इक्वल टू ई नॉट ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ गामा जेड। ना ये एक फेजर रिप्रेजेंटेशन है इसका। अगर इसे हम टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना चाहें तो सिंपली इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे e टू द पावर j ओमेगा टी, e इज इक्वल टू ई नॉट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ गामा जेड ई रेज टू पावर j ओमेगा टी। नाउ इसमें टाइम टर्म भी ऐड हो गया है। अब क्या करेंगे, हमें ये पता है कि ये जो गामा है, गामा एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है और गामा को हम अल्फ़ा प्लस जे बीटा के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम गामा के जगह पे अल्फ़ा जे बीटा अगर रख दें तो इस पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो इस पार्ट का वैल्यू आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ गामा एज अल्फ़ा प्लस जे बीटा, तो हमें जो वैल्यू मिलने वाला है वो कुछ इस प्रकार मिलने वाला है, ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ अल्फ़ा जेड ई रेज टू पावर माइनस ऑफ जे बीटा। अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल रहा है E इज इक्वल टू ई नॉट ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ अल्फ़ा जेड ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ जे बीटा एंड ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ माइनस नहीं प्लस जे ओमेगा टी। नाउ ये जो जे टर्म उसमें जे कॉमन लेते हैं तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा ई रेज टू पावर माइनस ऑफ अल्फ़ा जेड ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी माइनस ऑफ बीटा। ओके, सो नाउ हमें ये पार्ट कुछ जाना पहचाना लग रहा है। इस पार्ट को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ बीटा जेड। तो नाउ इस पूरे टर्म को हम इस तरह रिप्लेस कर देते हैं और एक्चुअल में जो हमें इक्वेशन मिलने वाला है वो कुछ इस प्रकार दिखेगा, E इज इक्वल टू ई नॉट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ अल्फ़ा जेड कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ बीटा जेड। और ये जो इक्वेशन हमारा आया है यही एक्चुअल इलेक्ट्रिक वेव का इक्वेशन है, जिसमें ये जो पार्ट है ये एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड पार्ट है उस वेव का, और ये जो पार्ट है उसका फेज पार्ट है, फेज पार्ट। अगर हम सेम डेरिवेशन मैग्नेटिक फील्ड के लिए करेंगे, लाइक डेल स्क्वायर एच माइनस ऑफ गामा स्क्वायर एच इज इक्वल टू 0, और सेम जनरल सॉल्यूशन निकाल कर सेम सब्सटीट्यूशन कर कर अगर हम निकालेंगे तो हमें एट द एंड जो इक्वेशन मिलने वाला है वो कुछ इस तरह मिलेगा, एच इज इक्वल टू एच नॉट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ अल्फ़ा जेड कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ बीटा जेड।
और ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करने वाला है मैग्नेटिक फील्ड के वेव को। इन इक्वेशन को देख के हम कुछ पता कर सकते हैं, जैसे कि अल्फा के साथ अगर माइनस हो, इसका मतलब वो रिप्रेजेंट करने वाला है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन को। उसी तरह अगर मैग्नेटिक फील्ड में भी देख लें तो ये वेव रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। आगे हम पढ़ेंगे कि इंट्रिंसिक इम्पिडेंस क्या होता है या वेव इम्पिडेंस क्या होता है, और उसका ई नॉट और एच नॉट के साथ रिलेशन क्या होता है। पर अगर अभी के लिए अगर हम देखें, करेंटली अगर हम देखना चाहें कि अगर एच नॉट को ई नॉट के रिस्पेक्ट में कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। ईटा, जिसे हम इंट्रिंसिक इम्पिडेंस बोलते हैं, आगे के वीडियो में, आगे के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इंट्रिंसिक इम्पिडेंस क्या होता है। बट अभी के लिए बस आप इतना समझ लें कि ईटा इंट्रिंसिक इम्पिडेंस होता है और ये रेशियो होता है ई नॉट बाई एच नॉट का। यानी अगर फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें तो एच नॉट को हम लोग ई नॉट बाई ईटा लिख सकते हैं। और सेम सब्स्टिट्यूशन अगर हम यहाँ कर दें तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड का जो इक्वेशन है ई नॉट के रिस्पेक्ट में क्या मिलने वाला है, वो कुछ इस प्रकार मिलेगा। H इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई ईटा ई रेज टू पावर माइनस ऑफ अल्फा जेड कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ बीटा जेड। तो हमने इक्वेशंस देख लिए कि वेव के इक्वेशन कैसे डिराइव होते हैं। एक्चुअल में वेव का इक्वेशन कैसा दिखता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए। इसमें मैग्नीट्यूड पार्ट ये होता है और फेज पार्ट ये होता है। आगे का फर्दर डिस्कशन हम करेंगे कि आखिर अल्फा क्या होता है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, उसका डेरिवेशन एक्चुअल वैल्यू डिराइव कैसे होता है, एंड देन देखेंगे कि इंट्रिंसिक इम्पिडेंस क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।